हे फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई सारी मूवीज के अपडेट के बारे में। जी हां, अपडेट की वीडियो मैंने फिर से शुरू कर दी है, जिसकी कोशिश अब रहेगी कि मैं वीक में 2 बार आपको मूवी की अपडेट दे दूं, अगर न्यूज ज्यादा रही तो। बाकी इस वीडियो में बात करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, मूवी अपडेट के अलावा सीरीज पर भी थोड़ी बहुत बातचीत है। इसके अलावा एमसीयू और डीसी के कंटेंट की भी बात की जाएगी, जिस पर अब आपके टाइम को बिल्कुल भी और ना वेस्ट करते हुए सीधे बात करते हैं कंटेंट यानी कि इन अपडेट्स की। जिससे पहले बनती है हर बार की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इसी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। हे फ्रेंड्स, तो बात की जाए सबसे पहले और काफी मेजर अपडेट की, तो ये अपडेट ब्लैक एडम फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर से जुड़ा हुआ है, जिसमें वैरायटी से लेकर डेडलाइन वालों की कंफर्मेशन यही कह रही है कि ये फिल्म ऑफिशियली बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है, जिसने असल मायने में बॉक्स ऑफिस पर 384.7 मिलियन का बिजनेस किया है। हालांकि देखा जाए तो ये नंबर बिल्कुल भी छोटा नहीं है, लेकिन फिल्म की कास्टिंग और 200 मिलियन का बजट कहीं ना कहीं ऐसे कलेक्शन पर एक ऐसी मार लाकर भी रख देता है, जिसे लेकर काफी बड़ी हवा भी बनाई गई है कि ये फिल्म एक बहुत बड़ी डिजास्टर है, जो कि पर्सनली मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, और शायद से ऐसा ही बाकी दूसरे क्रिटिक्स का भी कहना है, आई मीन एक्सपर्ट का, जिनके अकॉर्डिंग वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने इस फिल्म को इसी उम्मीद के साथ में रिलीज किया था कि ये फिल्म एटलीस्ट 600 मिलियन तक के बॉक्स ऑफिस नंबर तक तो पहुंच जाएगी, क्योंकि जैसा प्रमोशन और जो मटेरियल, अगेन कहूंगा, स्टार कास्ट के साथ फैंस के सामने रखा गया था, वो बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन फिर निकल कर आए फिल्म के नेगेटिव रिव्यू, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया, और रिजल्ट 400 मिलियन का निकल कर आ गया, आई मीन उससे भी थोड़ा कम, जिसमें अब अगर देखा जाए तो ये फिल्म उस टेक्निकल रन के अकॉर्डिंग 100 से 50 मिलियन का लॉस झेल चुकी है। याद रहे, टेक्निकल रन की बात की है मैंने यहाँ पर, जिससे मेरी कही जो बात है कि कोई भी फिल्म कभी भी काफी ज्यादा लॉस में बिल्कुल भी नहीं जाती, तो इस फिल्म पर भी अप्लाई होगा, क्योंकि कुछ फिल्मों की ब्लू-रे ने फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद, आई मीन फ्लॉप होने के बाद बचा लिया था, जिसमें एक नाम तो द मम्मी जैसी फिल्म का निकल कर आएगा, जो की टॉम क्रूज की थी, जिसके बाद यूनिवर्सल स्टूडियो ने किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लिया, और शायद ऐसा ही आंकड़ा यानी कि बजट इस फिल्म का भी रहेगा, जिस पर फिल्म के क्रिएटर्स बाद में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। लेकिन ये बात तो तय है, फिल्म की कास्टिंग यानी कि खुद ड्वेन जॉनसन की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग कि वो ब्लैक एडम के इस यूनिवर्स को आगे कंटिन्यू रखेंगे, बट किस तरीके से, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अब बात करें अगले अपडेट की, तो ये अपडेट अलीटा बैटल एंजल 2 फिल्म के सीक्वल से रिलेटेड है, जिस पर फिल्म के प्रोड्यूसर जॉन लैंड्यू की तरफ से यही अपडेट दिया गया है कि वो इस फिल्म के सीक्वल पर काम कर रहे हैं, यानी कि आइडियाज जो वो किसी और के साथ नहीं बल्कि पहले ही पार्ट के डायरेक्टर रॉबर्ट रॉड्रिगेज के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हाँ जेम्स कैमरॉन भी शामिल है, जिनकी बातों से ये भी कहीं ना कहीं साबित हो जाता है कि शायद से फिल्म के पहले डायरेक्टर यानी कि रॉबर्ट फिल्म के सीक्वल को भी डायरेक्ट करने के लिए रिटर्न आए, और मुझे लगता है आना भी चाहिए, क्योंकि जिस कहानी को शुरू किया गया था उसे खत्म भी अगर वही करे तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर से फिल्म का बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स भी एवरेज की कैटेगरी में ही आता है, जो इस फिल्म को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की उम्मीद देता है कि फर्स्ट पार्ट का जहां रिस्पॉन्स अगर एवरेज का था, तो सीक्वल उससे भी काफी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, और ऊपर से इस फिल्म की हाइप भी अच्छी खासी है, इसलिए शायद इसकी सीक्वल के डिस्कशन भी चल रहे हैं, जो कि कहानी के मामले में डायरेक्ट एडेप्टेशन मांगा की भी है। बाकी एनीमे की कहानी में भी आगे की स्टोरी की कंटिन्यूएशन तो नहीं की गई थी, जिस पर अब आई होप इस फिल्म का सीक्वल कर दे, क्योंकि जितनी ईमानदारी के साथ इस फिल्म की एडेप्टेशन लाइव एक्शन में की गई थी, उसके विजुअल आपको भी याद होंगे, जिसे इसी टेक्नोलॉजी के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहिए। बाकी रही बात कास्टिंग की, तो उसे छोड़ ही दो, जो कि डेफिनेटली अगर इस फिल्म का सीक्वल बनता है तो रिटर्न आएगी ही। और अब इससे हटकर बात की जाए डीसी के यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म, या फिर कहूँ काफी कंट्रोवर्शियल फिल्म द फ्लैश की न्यू रिलीज डेट की, तो इस फिल्म को फिलहाल तो एक हफ्ते का पुश मिला है, जिसमें अब ये फिल्म 23 जून से खसक कर सीधे 16 जून की ऑफिशियल रिलीज डेट पर रिलीज होने के लिए सेट हो चुकी है, ताकि बाकी दूसरी फिल्मों के साथ इसका क्लैश बिल्कुल भी ना हो, खास करके इंडियाना जोन्स फिल्म, जो इंडिया में तो नहीं लेकिन बाहर के देशों में इस फिल्म को बहुत ही अच्छी खासी टक्कर देगी। और फिलहाल तो डीसी वाले टक्कर के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उनका इस फिल्म की रिलीज को एक हफ्ते या 2 हफ्ते का शिफ्ट करना मेरे हिसाब से अच्छा ही डिसीजन है, जहाँ पर ये फिल्म अब सीधे क्लैश डिज्नी की ही एक और फिल्म द एलिमेंटल से करने वाली है, जो कि फिलहाल तो मेरी किसी भी गिनती में नहीं आती। यानी देखा जाए तो इस फिल्म के रिलीज के आसपास का रास्ता बिल्कुल साफ है। बाकी लेट्स होप कि उसमें ये फिल्म काफी अच्छा परफॉर्म कर जाए, क्योंकि सभी डीसी फैंस को पता है कि ये फिल्म डीसी में काफी मेजर इवेंट करने वाली है, जिस इवेंट से पूरा डीसी ईयू ही बदलेगा, या फिर सिंपली कहो डीसी स्टूडियो, जो शायद से कहानी की बिल्कुल नई दशा पर बिल्कुल ही अच्छी तरीके से आगे बढ़े। ऐसे में इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर चलना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि खुद स्टूडियो की भी नजरें टिकी हुई है, ताकि इसके बाद वो लोग अपने फुल प्रूफ प्लान को, जो कि जेम्स गन रेडी कर रहे हैं, उसी विजन
डिसीजन को आगे बढ़ाए, जिनमें कौन शामिल होता है कौन नहीं। फिलहाल तो वैसे ही काफी बड़ी मेजर अनाउंसमेंट का हम सभी फैंस को वेट करना है। और अब जबकि इस फिल्म की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं इस फिल्म की एंडिंग की, जिसमें अब भी कोई भी माई टाइम टू शाइन वालों के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं किए गए। यानी उस टाइमलाइन में माइकल कीटन के बैटमैन के अलावा अनफॉर्चुनेट हेनरी कैविल के सुपरमैन को बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया गया है। यानी कि उस कैरेक्टर और उसके पूरे यूनिवर्स को लेकर जेम्स गन की अलग ही प्रिपरेशन होगी, जिनके डिसीजन के बाद ही शायद से इस फिल्म की एंडिंग को अब तक चेंज नहीं किया गया है। लेकिन कैसे, उस पर तो थोड़ी रिसर्च करनी होगी, जिसके रिसर्च के बाद मैं आपको एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो इसी फिल्म से रिलेटेड बनाकर दे दूंगा। जिससे हटकर अब आ जाए अगली अपडेट पर, तो ये अपडेट पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स से जुड़ी हुई है, जो कि फिलहाल तो अब और भी काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। क्यों, तो अगर उसी पर बात की जाए तो जहां मार्गो रॉबर्ट्स ने हम फैंस को काफी दिल से जो खुशी दी थी इस फिल्म के स्क्रैप्ट होने का, कि इस आइडिया पर डिज्नी वाले उनके साथ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड या फिर कहूँ आइडियाज को शेयर नहीं कर रहे, जिसके बाद वो फिल्म की राइटर के साथ इस प्रोजेक्ट से ही पूरी तरीके से अलग हो गई। तो ये खुशी शायद से फिल्म के प्रोड्यूसर जेरी ब्रेकहैमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी हम फैंस की, जिनकी तरफ से अब क्लियरली यही कहा गया है कि भले से ही मार्गो रॉबर्ट्स का यूनिवर्स यानी कि जो फीमेल पायरेट्स का यूनिवर्स है वो उनके अकॉर्डिंग कहानी में बिल्कुल भी आगे ना बढ़ रहा हो, लेकिन उनके पास अब भी आइडियाज और डिस्कशन चल रही है, जिस पर वो डेफिनेटली जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। यानी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स की स्पिन ऑफ पर काम अब भी चल रहा है। ये बात फिल्म के प्रोड्यूसर जेरी ब्रेकहैमर ने बिल्कुल क्लियर कर बता दी है, जो डेफिनेटली मेरी नजर में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और आई होप आप फैंस का भी बिल्कुल यही रिएक्शन होगा, क्योंकि हम फैंस पायरेट्स के इस यूनिवर्स में जैक स्पैरो तक के कैरेक्टर को देखना चाहते हैं, या फिर सिंपली कहूँ बस उसे ही। जिसके अलावा ये यूनिवर्स फिलहाल तो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाकर अगर इस यूनिवर्स के बाद में स्पिन ऑफ की अनाउंसमेंट की जाती तो फैंस उसे हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग है और फैंस का प्यार भी, जो बात फिलहाल तो डिज्नी वालों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। बाकी जॉनी डेप की ना ने तो कहीं ना कहीं इस फिल्म के साथ फैंस की उम्मीद पूरी तरीके से तोड़ दी है। बाकी लेट्स सी के प्रोड्यूसर्स और डिज्नी वाले इस प्रोजेक्ट पर किस तरीके का नया टेक लेना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर्स के साथ। जिसके बाद बात कर ले सीधे नाइफ आउट फिल्म की सीक्वल की, यानी कि ग्लास ऑनियन की। तो इस फिल्म की कमाई कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छी हुई है, जिसके बॉक्स ऑफिस नंबर नेटफ्लिक्स वाले बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है। जो कि देखा जाए तो ठीक भी है, क्योंकि नेटफ्लिक्स का फंडा सीधे फिल्मों को थिएटर में रिलीज करने का है, जिसमें ये फिल्म फैंस की कई ज्यादा डिमांड के बाद सीधे थिएटर में रिलीज की गई थी, वो भी 1 महीने के गैप में। जिसकी कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि वैरायटी वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस फिल्म ने 15 मिलियन का बिजनेस किया है, और आंकड़े उससे भी ज्यादा के है। इस पर जैसे कि मैंने कहा, नेटफ्लिक्स वाले अपनी कंफर्मेशन नहीं दे रहे, और न ही अपनी बाकी दूसरी फिल्मों की रिलीज को लेकर उनकी तरफ से किसी भी तरीके के ऐसे अपडेट निकल कर आते हैं। बाकी यहाँ फिल्म के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू काफी कमाल के थे, जिस पर मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे चुका हूँ। और अब इससे हटकर बात की जाए घोस्टबस्टर्स आफ्टरलाइफ फिल्म के सीक्वल की, जो कि फर्स्ट पार्ट की शानदार कमाई के बाद, आफ्टरलाइफ की काफी शानदार कमाई के बाद ग्रीन लाइट की राह पर है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट नेक्स्ट ईयर एंड दिसंबर तक की है। तो अब इस फिल्म के लिए उन्हें जॉन राइट्समैन के बाद दूसरे डायरेक्टर का नाम मिल चुका है, जो कि और कोई नहीं बल्कि गेल किनिन है, जिन्होंने इसके पहले मॉन्स्टर हाउस जैसी माइंड ब्लोइंग फिल्म बनाई है। और बात रही जेसन राइट्समैन की, तो वो अब इस फिल्म के सीक्वल को प्रोड्यूस करेंगे। और इसके अलावा जो फिल्म की पुरानी सारी की सारी कास्टिंग थी, वो भी डेफिनेटली रिटर्न ही आएगी, और आनी भी चाहिए। जिसके बाद अब बात कर ले कुछ क्विक अपडेट की, तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज से रिलेटेड कुछ और कास्टिंग के नाम निकल कर आए हैं, जिनमें से 2 नाम मार्गेरिटा लिवाइवा और सैनविन हॉल्ट का है, जो कि डेडलाइन वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस फिल्म में मेजर रोल प्ले करेगी, जिसे सिंपली लव इंटरेस्ट भी कहा जा रहा है। जी हाँ, ये दोनों कैरेक्टर फिल्म की लीड मेजर कैरेक्टर रहेगी, लेकिन कैसे, उसका फिलहाल तो हम सबको बैठकर वेट करना है। जिसके बाद बात करें अगले नाम की, तो ये नाम माइकल गैंडोल्फिन का है, जिनके रोल को लेकर फिलहाल तो कोई भी डिटेल रिवील नहीं की गई। और अब ऐसी ही कास्टिंग लोकी जैसी सीरीज में उसके सीजन 2 में भी की गई है, जो नाम केट डेकी का है। और डेडलाइन वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो इस सीरीज की विलन है, जिस पर इससे ज्यादा फिलहाल तो कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई। बाकी नोबडी फिल्म के सीक्वल को भी ग्रीन लाइट मिल चुकी है, जो कि नेक्स्ट ईयर से अपने प्रोडक्शन को शुरू करेगी। और उसके बाद बात करें माइक फेनिगल की नेटफ्लिक्स की सीरीज मिडनाइट क्लब के सीजन 2 की, तो अनफॉर्चुनेट उसे नेटफ्लिक्स वालों ने कैंसिल कर दिया है, जो चीज माइक फेनिगल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, क्योंकि इससे तो उनका दिल टूटा ही है, लेकिन साथ ही साथ नेटफ्लिक्स वालों के काफी बड़ा झटका भी उन्हें लेकर लग चुका है, क्योंकि अब माइक फेनिगल के सारे कंटेंट जो वो खास करके नेटफ्लिक्स के लिए बना रहे थे, उसे अमेज़न वालों ने अपनी डील के चलते पूरी तरीके से स्टील कर लिया है। यानी कि अब वो पूरी तरीके से काम नेटफ्लिक्स को छोड़ प्राइम वालों के प्लेटफॉर्म के लिए करेंगे, और उन्हीं के लिए कंटेंट भी बनाएंगे, क्योंकि उनके कंटेंट में कितना ज्यादा दम होता है ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। बट अनफॉर्चुनेट ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स न आने की वजह से एक अच्छी सीरीज के सीजन 2 को कैंसिल कर दिया गया। और इसके अलावा बात करें सिल्वेस्टर स्टेलोन की पैरामाउंट प्लस पर चल रही सीरीज तुलसा किंग की, तो उसके रिकॉर्ड ब्रेक होने के बाद सीजन 2
को भी ग्रीन लाइट दे दी गई है, जो कि डेफिनेटली इस सीरीज को देखने के लिए मुझे मजबूर भी कर रही है। और इसके अलावा बात करें एंग ली की, जी हाँ, एक ऐसा नाम जो कई सालों बाद आप क्या मैंने भी सुना है, तो वो ब्रूस ली को लेकर एक बायोपिक पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि अपने ही बेटे मेंशन ली को कास्ट किया है। बाकी प्रोजेक्ट कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कितना नहीं, उसका बस हम सबको बैठकर वेट करना है। और अब आखिर में बात कर ले HBO मैक्स की सिचुएशन की कि ये प्लेटफॉर्म इंडियन फैंस को कब इंडिया में देखने मिलेगा। कल तो उस पर भी राहत निकल कर आ चुकी है, क्योंकि देखा जाए तो डिस्कवरी के मर्ज के बाद से उम्मीद तो यही लगा कर रखी गई थी कि डिस्कवरी प्लस पर इस कंटेंट को पूरी तरीके से जगह दी जाएगी। तो फैंस का वो गैस अब पूरी तरीके से सच में बदल चुका है, क्योंकि ऑफिशियली CNBC वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग HBO मैक्स और डिस्कवरी प्लस को कंबाइन किया जा रहा है, जिस कॉम्बिनेशन को नाम फिलहाल तो अच्छा नहीं बल्कि मेरी नजर में थोड़ा बुरा क्या काफी ज्यादा बुरा भी रखा गया है, जो कि अब ऑफिशियली सिंपली मैक्स के नाम से जाना जाएगा। और अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ तो इंडिया में भी डिस्कवरी प्लस पूरी तरीके से चेंज होकर मैक्स के नाम में कन्वर्ट हो जाएगा। तब आप समझ जाइएगा कि HBO मैक्स भी इंडिया में लॉन्च हो चुका है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग HBO मैक्स की रिलीज को वार्नर ब्रदर्स ने ही रोका था, जिसका रीजन मैंने अब आपको इस वीडियो में बता दिया है। और कुछ मूवीज और सीरीज के अपडेट भी, जिन सभी को लेकर अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। क्योंकि अब वक्त है इस लेंथी सी वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, कोशिश रहेगी जल्द ही मूवी अपडेट के साथ मिलने की, जिसे मैं वीक में 2 बार करने की कोशिश करूंगा। यानी एक और प्रॉमिस जो मैं कर रहा हूँ, जो इस बार हाँ पक्का है। इसलिए अब जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर भी। मुलाकात होगी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।